नमस्कार, मैं डॉक्टर जताराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। हम पिछले वीडियो में आईपीसी की धारा 300 के अपवाद फर्स्ट गंभीर और अचानक प्रकोपन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रकोपन कब गंभीर और अचानक माना जाएगा। मतलब क्या? जो हर व्यक्ति किसी गंभीर और अचानक प्रकोपन का लाभ लेकर के हत्या कारित करे और फिर इसका बचाव में ट्रायल के दौरान इसका उपयोग करके हत्या के लिए दंड से बच जाए। गंभीर और अचानक प्रकोपन कब माना जाएगा? प्रकोपन कब गंभीर होगा और कब अचानक? गंभीर और अचानक प्रकोपन में आवेश में आकर वो आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो जाए और किसी उस व्यक्ति की मृत्यु जिसने कि गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया था या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे तो वो अभियुक्त व्यक्ति हत्या के लिए दायी नहीं होगा बल्कि आपराधिक मानव हत्या के लिए दायी होगा। प्रकोपन कब गंभीर और अचानक होगा? सुप्रीम कोर्ट का सबसे अच्छा केस है KM नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रकोपन कब गंभीर और अचानक माना जाएगा इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। KM नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य या 1965 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के दो तथ्य है। एक तथ्य जो अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय के सामने रखा गया है, दूसरा जो तथ्य हैं वो अभियुक्त पक्ष KM नानावटी की तरफ से न्यायालय के समक्ष रखे गए। अभियोजन पक्ष के तथ्य इस प्रकार है कि KM नानावती भारतीय नौसेना में युवा ऑफिसर थे और अक्सर बंदूकी के दौरान मुंबई से बाहर जहाज में रहा करते थे। जब KM नानावटी लंबे सफ़र के बाद जहाज से घर आए तो इनको ये संशय हुआ कि इनकी पत्नी के किसी अन्य जो मृतक है उसके साथ अवैध संबंध है और वो उन अवैध संबंधों का बदला लेने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को पत्नी से शेयर करते हैं। पत्नी से पूछते हैं और जब पत्नी पहले तो मना करती है, लेकिन एक दिन वो पत्नी के साथ भोजन पर बैठे होते हैं। जब पूछते हैं तो पत्नी ये कह देती है कि उनके अवैध संबंध है। तो वो तुरंत उसका बदला लेने के लिए उससे पूछने के लिए आगे की पूरी डिटेल चूँकि पत्नी नहीं बताती है तो वो उससे मृतक से सारी बात पूछने के लिए मृतक के कर जाने का कहते हैं। तो पत्नी उनको मना कर देती है। फिर वो पत्नी को कुछ भी बताए बिना ये कहते हैं कि आप तैयार हो जाओ, आपको फिल्म देखने के लिए ले जाता हूँ। वो पत्नी अपने दो बच्चों और एक पड़ोसी के बच्चे को अपनी कार में लेकर के फिल्म हॉल में जाते हैं। उनको फिल्म हॉल में बिठा करके 3 घंटे बाद वापस आने का कह करके वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अपने ऑफिस जाते हैं, वहाँ से झूठा कारण बता करके रिवाल्वर इश्यू करवाते हैं। उसमें 6 गोलियां और रिवाल्वर लेकर के सीधे मृतक के ऑफिस जाते हैं। चूँकि वहाँ मृतक नहीं मिलता है तो वो सीधे मृतक के घर पहुँचते हैं और वहाँ मृतक के शयन कक्ष में जाकर के गोली चलाकर मृतक की हत्या कारित कर देते हैं। ये है अभियोजन पक्ष का कहानी, अभियोजन पक्ष के तरफ से पेश किए गए तथ्य। KM नानावती की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए थे उसके अनुसार KM नानावती का कहना है कि जब मैं लंबे समय के लिए जहाज़ पे मुंबई से बाहर रहता हूँ, मैं वापस आया तो मैं मेरी पत्नी के व्यवहार को देखकर रूखा सूखा व्यवहार, मेरे प्रति स्नेह और प्रेम कम था। तो मैंने उसका कारण पूछा, वो कुछ नहीं बताया। एक दिन हम भोजन कर रहे थे तो मैंने उसको प्रेम से पूछा तो उसने बताया कि उसके संबंध उस मृतक से
घनिष्ठ और अवैध संबंध हो। उसने बदला लेने के लिए और उस तहकीकात करने के लिए, उससे संपर्क करने के लिए मृतक को ही पूछने के लिए मैंने तीसरी किया कि आप नाम कहना है कि मैंने सब कुछ सही डिटेल जानने के लिए, चूँकि मेरी पत्नी सब कुछ सही नहीं बता रही थी, तो मैंने सब कुछ सही जानने के लिए मृतक से संपर्क करने का फैसला किया। और मैं मेरी पत्नी और बच्चों को फिल्म हॉल में छोड़कर मेरी ऑफिस गया। और ऑफिस जाने के बाद में चूँकि मुझे अहमदनगर जाना था, ये कहना था, उसको करके मैंने दीवार पर और गोलियाँ ली और मैं उसको एक पूरे लिफाफे में बंद किया और मरतक लेकर पहुँच गया। फिर मैं तक के पहले ऑफिस गया, वहाँ मरतक नहीं था। फिर मैं मरतक के घर गया, वहाँ बेल बजाई, गेट खोला, अंदर गया। फिर मैंने मरतक से बातें की। मरतक से मैंने पूछा कि आपकी मेरी पत्नी के साथ ऐसे संबंध है, क्या आप उससे शादी करना चाहते हो, मेरे बच्चों और उसकी देखभाल आप करना चाहते हो। इतने में मरतक आवेश में आ गया और उसने कहा कि क्या जिस भी महिला से मेरे संबंध है मैं सबसे शादी करूँगा। इतने में इस नानावती का कहना है कि ये शब्द सुन करके मुझे अचानक प्रकोपन आया और मैं उसको मारने लगा। मारपीट के अंदर मेरे हाथ में जो लिफाफा था वो मैंने अलमारी के ऊपर रखा था और मरतक उस लिफाफे की तरफ झड़प मारता है। मैं उससे छीनने की कोशिश करता हूँ और उस कोशिश के दौरान गोली चल जाती है और उस झड़प में गोली चलने की मरतक की मौत हो जाती है। ये मामला सेशन न्यायालय नैनीताल में सेशन न्यायालय ने के एम नानावती को हत्या के लिए दायी ठहराया गया। उसकी अपील हाई कोर्ट में जाती है। महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने भी के एम नानावती की अपील को नामंजूर करते हुए इसको हत्या के लिए दायी माना। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मतलब सरकार के उन तथ्यों को सही मानते हुए कि उसको शक हुआ था, फिर वो गया, ऑफिस से घर गया उसके, और घर जाने के बाद में उसको गोली मार दी, सही मानते हुए कि नानावती को गंभीर और अचानक प्रकोपन के बचाव को नामंजूर कर दिया और उसे हत्या के लिए दायी माना गया। मतलब प्रकोपन कब गंभीर और अचानक माना जाएगा? न्यायालय ये विवेक का प्रश्न है। हर एक तथ्य, परिस्थितियाँ और तथ्य पे डिपेंड करेगा, हर एक मामले में अलग अलग होगा। इस मामले में न्यायालय का ये मानना था कि बहुत सारा समय बीत गया था, वो ऑफिस गया था, एक प्लानिंग के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उसको बच्चों को फिल्म हॉल में छोड़ना, फिर ऑफिस जाना, वहाँ से रिवाल्वर लेना, फिर उसके ऑफिस जाना, फिर उसके घर जाना, फिर गोली चलाना, ये अचानक और अचानक नहीं हो सकता है। इसके लिए प्लानिंग हुई है और आपका मस्तिष्क का जो माइंड था वो उस मौत के लिए अप्लाई हुआ है। सेकेंड चीज़ है राजकिशोर बना उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1953। राजकिशोर बना उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1953, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इसमें क्या होता है कि राजकिशोर अपने घर आते हैं और अपने घर की दीवार के ऊपर से झांक के देखते हैं तो घर के अंदर उसकी पत्नी मृतक के साथ अवैध संबंधों में लिप्त दिखाई देती है और वो सीधा अंदर जाता है, उसको पकड़ करके उस पत्नी के प्रेमी को मार देता है। उसको गंभीर और अचानक प्रकोपन का लाभ दिया जाता है और राजकिशोर को हत्या के लिए दायी नहीं ठहराया जाता है बल्कि आपराधिक मानवबंध के लिए दायी ठहराया जाता है, क्योंकि जो उस केस की परिस्थितियाँ थी उसमें वास्तव में उसको अचानक और गंभीर प्रकोपन आया और उसने अपने आत्मसंयम की शक्ति को खो दिया और सामने वाले व्यक्ति की हत्या की। एक ही से जडेजा दानूभा बनाम गुजरात राज्य, जडेजा दानूभा बनाम गुजरात राज्य के AIR 1952 का गुजरात का केस है। इसमें इस जडेजा दानूभा की पत्नी के अनैतिक चरित्र पर यह संदेह करता है। एक दिन ये जब बाहर से घर आते हैं तो इनको रात के समय ये दिखाई पड़ता है कि उसकी पत्नी की कमरे में से एक व्यक्ति निकलता है। जब वो उस व्यक्ति को आवाज़ लगाते हैं तो वो व्यक्ति भागने की कोशिश करता है। दानूभा इस पर छुरा मारते हैं और कटार से उसकी हत्या कर देते हैं। केस आता है दानूभा, जडेजा दानूभा की तरफ से अचानक और गंभीर प्रकोपन के बचाव लिया जाता है कि मैंने अचानक रूप से उसको मेरी पत्नी के बेडरूम से निकलते हुए देखा और मुझे इतना प्रकोपन आया कि मैं आत्मसंयम से वंचित हो गया, आत्मसंयम की शक्ति को मैंने खो दिया और मैंने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। इसीलिए मैं हत्या के लिए दायी नहीं हूँ बल्कि मुझे
अपराधी मानव वध के लिए दंडित किया जाए। न्यायालय का ये मानना था कि केवल किसी व्यक्ति को पत्नी के कमरे में से निकलते हुए देखने मात्र से अचानक और गंभीर प्रकोपन जो आया है उसी से आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, उसको सही जुर्माना है और उसको लायक ठहराया है हत्या। चौथा ये चीज़ है, इसमें जडेजा दानू हवाले के मामले का मतलब ये है कि कौन सी परिस्थिति को इतना अचानक और गंभीर माना जाए कि उसको छूट मिली। ऐसी परिस्थिति केवल देखने मात्र से, क्या आदमी था, क्या कर रहा था, अंदर से आया, क्या काम गया था, क्या कोई मतलब नहीं, और उसने सीधा उसको खाया नहीं। अमर सिंह बनाम MP राज्य का केस है 1956 का। इस केस में यह है कि अमर सिंह जो अभियुक्त हैं, इस अभियुक्त की बहन के साथ मृतक ने बलात्कार किया था। लगभग 2 महीने बाद में एक दिन अमर सिंह के कब्जे में वो आ जाता है और अमर सिंह मौका पाकर के उस मृतक की हत्या करता है। अमर सिंह की तरफ से बचाव में ये तथ्य लिया जाता है, बचाव में ये कथन किया जाता है कि मेरी बहन के साथ इस मृतक ने जो झूठी बलात्कार किया था, इसीलिए मुझे अचानक और गंभीर प्रकोपन आ गया था और मैंने प्रकोपन के फलस्वरूप उसकी हत्या की है, इसीलिए मुझे हत्या के लिए दायी नहीं ठहराया है और बाद का फायदा मुझे मिलना चाहिए। न्यायालय ने यह माना कि 2 माह पूर्व उसकी बहन के साथ बलात्कार और 2 माह बाद अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या करना गंभीर और अचानक प्रकोपन की श्रेणी में नहीं आता है। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र और अपराध। एक अन्य मामला होता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी को दूसरे के साथ अनैतिक संबंधों में लिप्त पाता है और वो उसको मारने के लिए भागता है, तो वो दूसरा व्यक्ति तो भाग जाता है लेकिन उसकी पत्नी पकड़ में आ जाती है। वो अपनी पत्नी को मारता है और अपनी जेब में से चाकू निकाल करके उसके छुरा घोंप देता है और पत्नी मर जाती है। वो अभियुक्त अचानक और गंभीर प्रकोपन के बचाव का पक्ष लेता है, बचाव का कथन करता है कि मैंने मेरी पत्नी को उसके प्रेमी को इस हालात में देखा जिसकी वजह से मुझे अचानक और गंभीर प्रकोपन आया। मैं आत्मसहन की शक्ति खो करके मैंने उसकी हत्या कर दी और मुझे अचानक और गंभीर प्रकोपन का लाभ मिलना चाहिए। न्यायालय ने यह कहा कि इनको अचानक गंभीर और अचानक प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि इनका माइंड सेट, दिमाग ये पहले से सुनियोजित था, तभी तो आप अपनी जेब में चाकू लेकर के आए थे। आपको क्या पता कि मेरी पत्नी किसी प्रेमी के साथ संदिग्ध अवस्था में मिलेगी और मैं उसको मारूंगा, इसलिए मैं चाकू लेकर। यदि आप चाकू लेके आए हैं मतलब ये अचानक और कोई परिस्थिति घटित नहीं हुई है, अचानक मृत्यु नहीं हुई है, आप पहले से सुनियोजित थे, आपका आशय था और अपने आशय पूर्वक उसकी मृत्यु कारित की है, इसीलिए गंभीर और अचानक प्रकोपन का लाभ उसको नहीं मिला।